हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 19 की, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विहंगम दृष्टि। कुल मिला के इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से दो बातें करनी है। एक तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की थी, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की है। तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऊपर की दृष्टि से, एक विहंगम दृष्टि से देखना है। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली बात है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। तो अंग्रेजों के शासनकाल के पश्चात कुछ ध्यान देने योग्य आर्थिक व्यवस्थाएं निम्न प्रकार की थी। आपको जानकारी होगी, इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर लगभग 200 साल से भी ज्यादा राज किया है। तो उनके शासन काल के बाद या उनके शासनकाल के समय ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी। प्रमुख रूप से चार समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पहली है हस्तकला उद्योग का पतन। दूसरा है नगदी फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अकाल और भोजन की कमी होने लग गई थी, और कृषि में मध्यस्थों की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। एक एक करके चारों के बारे में समझते हैं। पहली समस्या, हस्तकला उद्योग का पतन। हस्तकला मतलब हाथों से बनाई हुई चीजें, जैसे कि जो स्थानीय दस्तकार थे, बढ़ई थे, लकड़ी का काम करने वाले जो कलाकार थे, जो जुलाई थे, जो मुख्य रूप से हाथ से कपड़े बनाने का काम करते थे आदि, कपड़ों के डिजाइन बनाने में, आभूषण बनाने में, फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनाने में, खिलौने बनाने में, पत्थर और धातु की मूर्तियां बनाने में, ऐसे बहुत सारे कामों में निपुण थे। भारत के जो हस्तकला के कारीगर थे वो ऐसी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे। इन चीजों की मांग घरेलू बाजार के साथ साथ दुनिया में भी बढ़ती ही जा रही थी। भारतीय हस्तकला उद्योग का एक प्रमुख भाग कपड़े का हस्तकला उद्योग था। अब इस हस्तकला में कपड़े का नाम भी बहुत ज्यादा आता है भारत में। अंग्रेज अपनी मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ों को अधिक मात्रा में लाकर भारत में कम कीमतों पर बेच सकते थे। अंग्रेज क्या करते थे, इन्होंने 200 साल से भी ज्यादा राज किया, तो वो क्या करते थे, उनके देशों में हस्तकला का काम इतना ज्यादा नहीं था, वहां तो औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ रहा था, उद्योग ज्यादा हो रहे थे, यानी कि मशीनों से बहुत सारे चीजों का निर्माण हो रहा था। तो मशीनों से जो चीजें बनती है वो बहुत जल्दी बनती है और एक साथ बहुत ज्यादा बनती है। तो जल्दी बनेगी और बहुत ज्यादा बनेगी तो वो सस्ती होगी। तो वो वहां से उद्योगों में बनी जो चीजें थी, मुख्य रूप से जो कपड़े थे, वो भारत के मार्केट में लाते थे। अब भारत का जो बाजार है, भारत का जो मार्केट है, एक तरफ तो भारत के ही जो हस्तकला के कारीगर है उनका सामान आ रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा मशीनों द्वारा बने गए सामान लाए जा रहे हैं। ये सस्ते थे, यानी कि भारत में भारतीय कलाकारों द्वारा बनी चीज जो हस्तकला उद्योग में बनी थी उसकी मांग धीरे धीरे कम होने लगी, और अंग्रेजों द्वारा जो सस्ता माल लाया जाता था उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंग्रेज सरकार ने केवल अंग्रेजी उत्पादकों की सहायता करने के लिए नीतियां बनाई। एक प्रॉब्लम तो ये, इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये कि भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उन्होंने भारतीय हस्तकला कारीगर को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था, ब्रिटेन के उद्योगों से जो सामान आ रहा था, उनको हेल्प करने के लिए नीतियां बनाई। तो एक तरफ तो उनका सस्ता और ज्यादा माल भारत में बिक रहा है, और दूसरा इन ब्रिटिश उद्योगों की हेल्प के लिए ये ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपने देश में जो हस्तकला उद्योग था, हाथों से बनाई जा रही जो चीजें थी, उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। तो इसीलिए भारतीय हस्तकला उद्योग को हानि उठानी पड़ी अंग्रेजों की नीतियां और अंग्रेजों के सस्ते माल की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम, नकदी फसलों का उत्पादन। नकदी फसलें क्या होती हैं? एक तो होती है खाद्यान्न फसल, जो मुख्य रूप से खाने के काम में आती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। और नकदी फसलें कौन सी होती है? जो कि मुख्य रूप से मार्केट में बेचकर उन्हें लाभ कमाने के लिए उत्पादित किया जाता है, जैसे कि कपास है, जूट है। ये उद्योगों के लिए मुख्य रूप से कच्चे माल का काम करती है। तो अंग्रेजों से पहले हम मुख्य रूप से खाद्यान्न उगा रहे थे, लेकिन अंग्रेज अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहते थे, तो उन्होंने लालच दिया कि आप नकदी फसलें उगाओ, मुख्य रूप से कपास उगाओ और हमें बेचो। और हम क्या करेंगे, मतलब अंग्रेज क्या करेंगे,
ये इस कच्चे माल को लेकर ब्रिटेन जाएंगे, इस कच्चे माल को ब्रिटेन पहुंचाएंगे और वहां पर फैक्ट्रियों में इस कच्चे माल मुख्य रूप से कपास से मशीनों के माध्यम से जल्दी से कपड़ा बनेगा और यही कपड़ा वापस आकर भारत में बिकेगा। तो यानी कि नगदी फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया अंग्रेजों के शासनकाल में। तो कपड़ा बनाने के लिए मुख्य रूप से कपास की जरूरत थी, कपड़ों पर छपाई के लिए नील की भी बहुत जरूरत थी। इसी प्रकार जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, इनकी भी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मांग थी। तो मुख्य रूप से नगदी फसलों की मांग ज्यादा हो जाने की वजह से अंग्रेजों ने भारत में किसानों को लालच दिया एक तरीके से कि आप नगदी फसलें उगाओ। तो मुद्रा के लालच में भारतीय किसान नगदी फसलों का उत्पादन अंग्रेजों के लिए करते थे और ये अंग्रेज इन्हें इंग्लैंड में फैक्ट्रियों को पहुंचाते थे। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए लेके आया जाता था। यहां से गया कपास जो कि है एक नकदी फसल, यहां पे जो फैक्ट्री होगी उस फैक्ट्री में कपास से बनेगा कपड़ा और कपड़ा वापस भारत के बाजार में आ जाएगा। तो इस नगदी फसलों के बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाने की वजह से सामने जो खाद्यान्न फसलें थी उनका धीरे धीरे उत्पादन हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अकाल और भोजन की कमी। ये तीसरी समस्या है अंग्रेज के इस शासनकाल के दौरान। अकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारे लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है और वे भूख और बीमारियों से मर जाते हैं। अकाल मतलब आपको भोजन ही नहीं मिलता है, बेसिक जो भोजन है वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से भूखमरी और फिर बीमारियों की वजह से बड़े मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो संपूर्ण अंग्रेजी शासनकाल में लगभग 33 बार अकाल पड़ा। अंग्रेजों के शासनकाल में लगभग 33 से भी ज्यादा बार अकाल पड़ा। इस तरह की प्रॉब्लम 33 बार देखने को मिली। यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कृषि और सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष पहले हमने आजादी प्राप्त की, स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में। इसके 4 वर्ष पहले मतलब 1943 में बंगाल में, आज का जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है और बांग्लादेश वाला हिस्सा है वो बंगाल वाला क्षेत्र, कुछ असम वाला क्षेत्र ये बंगाल का क्षेत्र था। तो आजादी के करीब 4 साल पहले बंगाल में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष पहले सबसे अधिक विनाशकारी अकाल बंगाल का अकाल था। अकाल पड़ने के कुछ कारण निम्नलिखित थे। एक तो वर्षा का अभाव। भाई भारत मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है और मानसूनी जो जलवायु है वो अनिश्चित रहती है, फिक्स नहीं है कि इसी समय बारिश होगी और इतनी ही बारिश होगी। पहला तो ये कारण। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण है वो है अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लाभ के लिए ही काम किया। भारत की भलाई के लिए इन्होंने बिल्कुल नगण्य काम किया। इन्होंने कृषि और सिंचाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया बल्कि सिर्फ लूटने में ही रहे। तो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध न हो जाने की वजह से इस अकाल का सामना करना पड़ा और भारत की एक बड़ी जनसंख्या को भूखमरी, बीमारी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अंग्रेज सरकार खाद्यान्नों का निर्यात अपने देश इंग्लैंड तथा दूसरे स्थानों को करते रहे। तीसरी जो बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से अकाल पड़ते थे कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादित होते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, उस खाद्यान्न को अपने देश या फिर अपने अधीन आने वाले दूसरे देशों को बेचते थे। यहां से खाद्यान्न दूसरे देशों को भेज रहे हैं, तो यहां पर अपने देश, प्यारे देश भारत में खाद्यान्नों की कमी देखने को मिल रही थी और उसी की वजह से बहुत बार अकाल पड़ रहा था। गरीब लोगों के पास बाजार में खाद्यान्न खरीदने के लिए काफी मुद्रा नहीं थी। गरीब लोगों के पास भी बाजार से खाद्यान्न खरीदने के लिए जो बेसिक कीमत होती है वो अदा करने की भी क्षमता नहीं थी। नकदी फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। अभी हमने देखा था कि कपास है, जूट है, नील है, मूंगफली है, गन्ना है, इनका उत्पादन ज्यादा हो गया और खाद्यान्न का उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया। अब खाद्यान्न का उत्पादन कम ही हो रहा है और उसमें भी आप उस खाद्यान्न को दूसरे देशों में भेज रहे हो तो सोचिए भारत में खाद्यान्नों की कमी आ जाएगी और अकाल का सामना करना पड़ेगा। तो इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट हमें देखने को मिलती है इस नगदी फसलों के बड़ी मात्रा में उत्पादन के कारण। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों ने सिर्फ अपने और अपने ही लाभ के लिए काम किया। चौथी बड़ी समस्या आई कृषि में मध्यस्थ का होना। मध्यस्थ मतलब बिचौलिया, जो कि अंग्रेज सरकार और आम जनता के बीच में काम करते थे। क्या काम करते थे? आम जनता मुख्य रूप से जो कृषक थे उनसे लगान वसूली करते थे और लगान का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे, कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे। धीरे धीरे ये जो मध्यस्थ है, मुख्य रूप से जो जमींदार व्यवस्था थी उसमें जमींदार जो थे वो धीरे धीरे किसानों का शोषण करने लगे।
किसानों की फसल हो रही है कि नहीं हो रही है इस पे ध्यान दिए बिना ही उससे जबरदस्ती लगान वसूल करते थे। तो अंग्रेजों ने दो प्रकार का भूमि लगान प्रारंभ किया, एक तो स्थायी बंदोबस्त, इसके अंदर भूमि की जो लगान राशि थी वो स्थायी रूप से निश्चित थी। स्थायी बंदोबस्त मतलब सालों साल तक एक ही प्रकार का लगान लेंगे, इतना ही परसेंट लगान लेंगे। और दूसरा है अस्थायी बंदोबस्त, मतलब ये समय के साथ बदलता जाएगा। तो इसमें 25 से लेकर 30 वर्ष की अवधि के पश्चात भूमि का लगान परिवर्तित किया जाता था। लगभग 25-30 साल तक तो सेम लगान रहता था, लगान की राशि सेम होती थी, उसका परसेंटेज सेम था, लेकिन 25 से 30 साल बाद उसको बदल दिया जाता था कंडीशन के अकॉर्डिंग। लगान एकत्रित करने के लिए, लोगों से लगान इकट्ठा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने भारत के पूर्वी भाग में जमींदारी व्यवस्था लागू की, पश्चिमी भाग में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की और दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था लागू की। कुल मिलाकर अंग्रेजों और आम आदमी के बीच में मध्यस्थ लाए गए, जो कि इन आम आदमी से, आम किसानों से लगान वसूल करते थे और अंग्रेजों को पहुंचाते थे। तो अलग अलग क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में इनका अलग नाम, पश्चिमी क्षेत्र में इनका अलग नाम, दक्षिणी क्षेत्र में इनका अलग नाम, और इनमें थोड़ा सिस्टम भी अलग हुआ करता था। ये लोग मध्यस्थ कहलाते थे क्योंकि ये जनसाधारण, आम लोगों और अंग्रेज सरकार के बीच में बिचौलिए का कार्य किया करते थे। इनका कार्य क्या था? लगान है, कर यानी कि टैक्स है आदि के रूप में गांव वालों, किसानों और अन्य परिवारों से आय एकत्रित करना, उनसे पैसा इकट्ठा करना और उस आय को सरकार के पास जमा करना। बीच में ये कुछ हिस्सा अपने लिए रखते थे। कुछ वर्षों में ये लोग जनसाधारण के शोषणकर्ता बन गए, लोगों का शोषण करने लग गए। कैसे? क्योंकि ये निर्दयता के साथ उनकी गरीबी दशा पर विचार किए बिना ही लगान वसूल करते थे। बारिश हुई है कि नहीं हुई है, फसल सही हुई है कि नहीं हुई है, फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन ये जमींदार, ये जो मध्यस्थ लोग हुआ करते थे, वो इस बारे में सोचते ही नहीं थे। उन्हें तो सिर्फ पैसा उगाई करने से मतलब था कि हमें तो आपसे पैसा लेना है, जबरदस्ती लेते थे। तो धीरे धीरे ये शोषणकर्ता के रूप में उभर के आ गए। इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए, कुछ पॉजिटिव कार्य भी हुए, जैसे कि रेलवे 1853 में आता है। तो ये अंग्रेज शासन काल में एक कुछ सकारात्मक, एक पॉजिटिव कार्य हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 1850 से लेकर 1855 के बीच में पटसन का पहला कारखाना, पटसन मतलब जूट, जूट मतलब सूतली, अपने जो शक्कर की, गेहूं की बोरी आती है वो जूट से बनी होती है। जूट से आजकल बहुत सारे अलग अलग सामान भी बनने लगे हैं, बैग है, कुछ सजाने के, संवारने के सामान भी बनने लगे हैं। तो पटसन का पहला कारखाना, जूट का पहला कारखाना 1850 से 1855 के बीच में बनता है। इसके अलावा इसी दौरान पहली कपड़ा मिल बनती है, पहली कोयले की खान की स्थापना होती है। ये अंग्रेज सरकार का एक सकारात्मक पॉइंट हम कह सकते हैं। अंग्रेज सरकार ने देश में दूर संचार सेवा, तार सेवा और डाकघरों की भी स्थापना की। तो दूर संचार के लिए, डाकघरों की स्थापना के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे काम किए। तो मुख्य रूप से रेलवे, पटसन उद्योग, कपास की जो कपड़े वाली मिलें हैं, इसके अलावा दूर संचार के लिए, डाक सेवा के लिए, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान अंग्रेज सरकार ने किए। हालांकि ये बहुत ही कम काम है, ज्यादातर इन्होंने भारत में एक शोषणकर्ता के रूप में ही काम किया है। देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, 1947 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश सरकार से भिन्न भारत सरकार का उद्देश्य भारत को विकास के उच्च स्तर पर ले जाना और इसके सभी नागरिकों को कल्याण करना था। ब्रिटिश सरकार ने तो भारत की जनता पर कम ही ध्यान दिया, बेसिकली अपने लाभ के लिए ही काम किया, अपने देश के लिए ही काम किया, अपने देश के उद्योगों के लिए ही काम किया। वहीं आजादी के बाद भारत की सरकार बनती है, भारत के लोग शासन करने लगते हैं। तो भारत सरकार का उद्देश्य भारत को विकास के उच्च स्तर पर ले जाना, कि हाँ हम तेजी से विकास कर सके और सभी नागरिकों का कल्याण हो सके, इसके लिए काम करना था। तो देखते हैं आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पहला है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। भाई अंग्रेजों ने बहुत सालों तक शोषण किया, राज किया, भारत के संसाधनों को ये ब्रिटेन ले गए, भारत के संसाधनों को खराब किया इन्होंने, भारत के लोगों के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। तो अब जो आजादी के समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय मतलब कि आप जीडीपी में जनसंख्या का भाग दे दो, सकल घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग दे दो, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय धीरे 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 कम होती गई। हालांकि सरकार ने कोशिश की और उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया।
प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं हम? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देके। राष्ट्रीय आय में जब आप जनसंख्या का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो ये प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना हम कैसे करते हैं? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देके। एक व्यक्ति की आय उसके रहन सहन के स्तर का मुख्य सूचक है। किसी व्यक्ति की आय कैसी होगी उसी के हिसाब से उसका रहन सहन होगा। भाई आपकी आय जैसी होगी उसी के हिसाब से भोजन अच्छे क्वालिटी का ले पाओगे, वस्त्र अच्छी तरीके के पहन पाओगे, आवास आपका ठीक ठाक होगा। यानी कि आय आपकी ठीक होगी तो आपका रहन सहन भी अच्छा होगा। भारत की 2009-10 के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय करीब 33,731 रुपए। 2009-10 के हिसाब से, आज से करीब करीब 15 साल पहले, प्रति व्यक्ति आय बोला जा रहा है एक साल की करीब करीब 34,000, एग्जैक्ट बोला जाए तो 33,731 रुपए। इसको महीने के हिसाब से देखें, मतलब 33,731 को हम महीने वाइज देखें तो ये कितना आएगा? लगभग 2811 रुपए, जो कि एक निम्न प्रति व्यक्ति आय है। ये राशि एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत कम है। ये बहुत कम राशि है, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो हो रही है लेकिन बहुत धीरे गति से वृद्धि हो रही है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय ना केवल कम है बल्कि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। एक तो अभी हमने देखा था कि बहुत कम है, बढ़ रही है तो वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। सामने महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। हमारी मांगे समय के साथ बढ़ रही है। भाई हमें अच्छा जीवन जीने के लिए अभी बेसिक चीजों की जो जरूरत है वो भी बढ़ने लगी है। जो वस्तुएं हम बाजार से खरीदते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही है। एक तो हमारी जरूरत की चीजें की संख्या भी बढ़ रही है और उन चीजों की कीमत भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये जो कम प्रति व्यक्ति आय है, साथ ही इसमें वृद्धि भी जो धीरे धीरे हो रही है, वो इन चीजों को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम अपनी आय में वृद्धि चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करना चाहते हैं। हम अपनी जरूरतों के साथ साथ ये भी ख्याल रखते हैं कि किसी दूसरे को जरूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प कर सके, उसकी सहायता कर सके। इसीलिए हमें आय में बढ़ोतरी चाहिए होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या का भारी दबाव। आपको पता होगा कि भारत विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से हम जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर एक नंबर पर हो गए। मतलब पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में हम प्रथम स्थान पर है। तो यानी कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। 1947 में जनसंख्या की बात की जाए तो 35 करोड़ थी। 2011 में जब जनगणना हुई तो उसके हिसाब से जनसंख्या 121 करोड़ आंकी गई। कहा 1947 जब भारत आजाद हुआ था तो ये 35 करोड़ और 2011 में ये 121 करोड़। अधिक जनसंख्या के लिए हमें अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है, अधिक वस्त्र की जरूरत पड़ती है, अधिक शिक्षा देनी पड़ती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे इंतजाम करने होते हैं, अधिक मकान बनाने पड़ते हैं, सड़कों की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होती है, रेलवे लाइन ज्यादा बिछाने पड़ते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं ज्यादा बनानी पड़ती है। और ये हर प्रकार की सुविधा बनाने के लिए हमें संसाधन चाहिए होते हैं। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की जरूरतें ज्यादा होगी, तो जनसंख्या पर, संसाधनों पर ज्यादा दबाव भी पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और भारत के अलग अलग राज्यों की जनसंख्या यहां पर दी गई है। कुछ प्रमुख राज्यों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश की है करीब करीब 19.9 करोड़, करीब 20 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये ब्राजील नामक देश से भी ज्यादा है। ये एक देश है और ये अपना एक राज्य है। इस देश से भी ज्यादा है अपने एक राज्य की जनसंख्या। तो सोचिए जनसंख्या का कितना ज्यादा दबाव भारत में है। महाराष्ट्र की करीब करीब 11.2 करोड़ है। वहीं एक देश है मैक्सिको, इसकी भी लगभग 11.2 करोड़ है। तो यानी कि भारत के राज्यों की, कुछ राज्यों की जनसंख्या तो बहुत सारे देशों से ज्यादा है। और कुल हमने देख लिया है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गरीबी की समस्या। भारत की करीब करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है। वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 27.5% है। मतलब एक चौथाई से भी ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी से त्रस्त है। वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन
कर रही है। तो देखते हैं भारत के कुछ राज्यों में गरीबी की क्या स्थिति है। जैसे कि उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य कहां पर है, मैप पर जरूर देखें आप। ये अपना भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, यहां पर आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। तो उड़ीसा में करीब करीब 46%, 50% से कुछ कम हिस्सा ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। गरीब लोग इतने ज्यादा है, तो मतलब एक राज्य की आधी जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब 41%, बिहार में भी करीब करीब 41%, ऐसे कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में बात की गई है। हालांकि ये 2011 के आसपास के आंकड़ों के बारे में बात की गई है। धीरे धीरे अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हम अपनी दशा सुधार रहे हैं। आगे देखते हैं इस गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब जो व्यक्ति काम चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो काम नहीं मिल रहा है तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो आप अपनी बेसिक नीड, अपनी जो आधारभूत जरूरतें हैं, भोजन की, वस्त्र की, पानी की, शुद्ध पानी की, इसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, गरीबी में जीवन यापन करोगे। इसके अलावा जाति, धर्म और लिंग के आधार पर शोषण होता है बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। भूमि या मकान आदि के रूप में कोई संपत्ति न होना। बहुत सारे व्यक्तियों के पास संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं होता है, ना भूमि होती है, ना पैसा होता है, और इसकी वजह से भी आगे चलकर उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से निर्णय लेने में कोई विलंब होता है, या सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। मतलब किसी योजना के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई पैसा सरकार दे रही है तो बीच में ये लोग उसको खा जाते हैं, सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी स्कीम्स की वजह से, इंटरनेट के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को और निर्णय लेने में जो विलंब हो रहा है, निर्णय लेने में जो देरी हो रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। नेक्स्ट है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि पर आधारित है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या खेती पर आधारित है अपने जीवन यापन के लिए। 1951 में, मतलब आजादी के करीब 4 साल बाद में, 70% से भी अधिक लोग कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगे हुए थे। 70% लोग खेती और खेती से जुड़े काम में लगे हुए थे। कब? जब भारत आजाद हुआ। 2001 में जनसंख्या का लगभग 60% भाग कृषि पर निर्भर करता था। तो धीरे धीरे लोग कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने लगे और उद्योगों में या फिर तृतीयक सेवाओं में जुड़ने लगे। यानी कि कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे जनसंख्या का भार कम हो रहा है। हालांकि फिर भी जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा आज भी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। नेक्स्ट है विकास के लिए योजना बनाना। सरकार ने आजादी के बाद अपने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजना बनाई, जिसे हम मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि योजना आयोग बनाता था। हालांकि आज योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग की जगह पर 2015 में जनवरी में नीति आयोग बन गया था। नीति आयोग भी देश को विकसित करने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है और स्कीमों की जांच परख करता है। कोई भी योजना लाई गई है वो सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो सही सही कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका मूल्यांकन कौन करता है? मुख्य रूप से नीति आयोग करता है। तो विकास के लिए योजना बनाना। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा विकास की प्राप्ति का लगातार प्रयास किया गया। हमने आर्थिक रूप से नियोजन यानी कि प्लानिंग की, ताकि हम विकास के राह पर आगे बढ़ सके। भारत सरकार ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ करके पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। भारत सरकार ने योजना आयोग बनाया और योजना आयोग ने अलग अलग पंचवर्षीय, मतलब 5 सालों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017, ये 5 साल। और बीच में 2015 में इस योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को बना दिया गया। मतलब अभी हमें पंचवर्षीय योजना देखने को नहीं मिलती है। क्या इसका मतलब नियोजन नहीं होता है? भाई नियोजन तो होता है, लेकिन संस्था अलग बन गई है और उसका काम करने का तरीका भी अलग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख रूप से पंचवर्षीय योजना आई है और उनका समय क्या था। याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो पंचवर्षीय योजनाओं के जो टाइम पीरियड है, अवधि है, वो पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 5 साल तक चलेगी, मतलब 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू होगी, 1961 तक चलेगी। ऐसी बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लेकिन बीच में
किसी कारणों की वजह से, युद्ध की वजह से या फिर सरकार बदलने की वजह से इन पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं लाया गया, बल्कि कुछ वार्षिक योजनाएं लाई गई। जैसे कि बीच में 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 सालों के लिए वार्षिक योजना, मतलब हर साल के लिए एक अलग योजना लाई गई। बाद में वापस से पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, बीच में और कुछ वार्षिक योजनाएं आती है, कुछ वार्षिक योजनाएं आती है, और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना लगभग चलती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि है 2012 से लेकर 2017। और अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं आती, क्योंकि योजना आयोग है ही नहीं, उसकी जगह पर नीति आयोग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नियोजन क्या होता है। ये जो योजना आयोग काम करता था, या फिर नीति आयोग भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का काम करता है। हालांकि उसका सीधा काम ये नहीं है, लेकिन हर स्तर पर योजनाएं तो बनती है, इसे कहते हैं हम नियोजन। जैसे कि हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह हम इतनी बजे उठेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ और काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। इस प्रकार से हम जो टाइम टेबल बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग है, योजना है, एक नियोजन है। तो भविष्य में कुछ करने के लिए तैयारी करना, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। हम भविष्य में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम ये करना है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, इसे क्या कहा जाता है, योजना या फिर नियोजन। देखते हैं योजनाओं पर व्यय, मतलब योजनाओं पर किस प्रकार से खर्च किया जाता है। प्रत्येक योजना, अभी हमने जो पंचवर्षीय योजना देखी थी 5-5 सालों के लिए, प्रत्येक योजना में सरकार संसाधनों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि कृषि के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवहन, संचार, सामुदायिक विकास, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संचार के लिए, परिवहन के लिए, खेती के लिए, उद्योगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पैसा आवंटन करती थी कि इस क्षेत्र में हम इतना पैसा लगाएंगे ताकि ये क्षेत्र आगे बढ़ सके और पूरे देश का विकास हो सके। इसके अलावा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी इन योजनाओं के अंतर्गत पैसा आवंटित किया जाता था, ताकि ये क्षेत्र आगे बढ़ सके, विकास कर सके और भारत विकास की राह पर आगे बढ़ सके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विहंगम तौर पर हमने देख लिया है, ऊपर की दृष्टि से देख लिया है, आजादी के समय और आजादी के बाद में, और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।